morning, good afternoon, good afternoon. So, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक जिसका बेसिक और जिसके कॉन्सेप्ट आपके बचपन से जुड़े हुए हैं। मतलब इन दिस टॉपिक हम अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग बेसिक्स जो हमने कभी बचपन में स्टडी किए थे डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, वो सब हम रिवाइज हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑल्सो। सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। गुड आफ्टरनून शुभी। ओवरव्यू लेते हैं, करने क्या वाले हैं, हो क्या रहा है। हमने अभी तक भी अकाउंटिंग किया है, वो अकाउंटिंग हमने डबल एंट्री सिस्टम से किया है। बचपन से लेके एक ही चीज हमने समझते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा हम उसे दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट करेंगे, एक क्रेडिट करेंगे। जहां से उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, वहां से उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और जब ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ जाएगा तो उन ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंस बनाएंगे, और उसकी प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई। यस, यही होता है, यही होता आया है और हम यही करते आए। लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चल के देखें तो क्या सारे बिजनेसेस, जितने भी तरह के बिजनेसेस होते हैं, क्या सभी अपने सारे ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम पे मैनेज कर पाते हैं? प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली तो हम बात करते हैं कि हम डबल एंट्री सिस्टम से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट सच बिजनेस हाउसेज और सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सो कॉल्ड, जिन्हें हम बिजनेस एंटिटी नहीं बोलते, हम उन्हें बोलते हैं चाय वाला, पान वाला, हम उन्हें बोलते हैं कचौरी। अब इनके के देखें और इनके बिजनेस देखें तो क्या ये इस तरह के रेडी वाले हैं, थड़ी वाले हैं, छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनको यदि आप देखें, या छोटे मोटे रिटेल स्टोर्स भी होते हैं, इनके क्या सारे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे मैनेज होते हैं? नहीं होते। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर पाए। नहीं, करना चाहे तो करेंगे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम, एक तो उनके खुद के पास नॉलेज नहीं है, और यदि वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके अकाउंटिंग रखना चाहते हैं, अकाउंटिंग बनाना, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ जाएगी और उस अकाउंटेंट का खर्चा ही नहीं उठा पाएंगे। हाँ, मैं स्केल ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं। स्केल ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो ये चाय वाला है, या कोई जूस वाला है, या कोई कचौरी वाला है, उसका बिजनेस छोटा सा होता है। नहीं, हमने देखा है बड़े बड़े बिजनेस। हाँ, अंबानी के यहाँ पे कचौरी की स्टॉल लगा के आ गया हमारा कचौरी वाला। तो सोचो, इनकम टैक्स का रेट बढ़ चुका है। अब बिजनेस स्केल की मैंने बात नहीं की, मैंने नेचर ऑफ बिजनेस की बात की, टाइप ऑफ बिजनेस की। मतलब ऐसे कई बिजनेस हैं, मतलब इस तरह के बिजनेस हैं जिनकी स्केल अलग अलग हो सकती है। एक बहुत छोटी स्केल पे काम करने वाला चाय वाला भी हो सकता है, एक मीडियम स्केल पे भी हो सकता है, और एक लार्ज स्केल पे भी काम करने वाला हो सकता है। ऐसे ऐसे हमने पान वाले देखे हैं जिनकी ब्रांचेज हैं। हमारे यहाँ भी एक फेमस पान वाला जिसकी 3 ब्रांच चलती है। यस, और तीनों की तीनों फुल। तो ऐसे बिजनेस हाउसेस अपनी जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे मैनेज नहीं कर सकते, नहीं करते, नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं सर? वो कुछ ट्रांजैक्शंस को, जो कि मेन ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नॉट थ्रू डबल एंट्री प्रोसेस। सोचो, अब एक शॉप है, छोटी सी ग्रोसरी स्टोर है, सामान लेने कोई आया, वो आपसे 1000 रुपए की परचेज करके गया। आप क्या करोगे? एंट्री डालोगे ना, कैश रिसीव्ड 1000, खत्म। अब वहां पे पूरी जनरल एंट्री नहीं बनती हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने सिर्फ लिख दिया
कैश रिसीव्ड 1000। यदि मैंने कहीं से कुछ चीज खरीदी, अभी मेरे यहाँ पे चाय आई, मैंने चाय वाले को पेमेंट किया, मैं सीधा अकाउंट में एंट्री कर दूंगा, कैश में एंट्री कर दूंगा, चाय का पेमेंट किया। क्या चाय का लेजर अकाउंट खोलूंगा? क्या परचेज का लेजर अकाउंट खोलूंगा? सेल्स का लेजर अकाउंट खोलूंगा? नहीं। लेकिन यदि आप मेरी दुकान पे आते हो और उधार खरीद के लेके जाते हो, आपको रोकूंगा। भाई भाई सिंपल सा ही हो गया सर, आ गया हूं, पेमेंट कर देता हूं, मैं 2 दिन में पेमेंट भिजवा देता हूं। 2 दिन में पेमेंट भिजवा दोगे तो मैं आपसे पूछूंगा भैया नाम बता दो, एड्रेस बता दो, फोन नंबर बता दो, मैं वो एंट्री कर लूंगा। अब यहां पे डेफिनेटली मैंने एक और अकाउंट खोल दिया, कौन सा? डेटर अकाउंट। डेटर की एंट्री कर लूंगा। उधार किसी से खरीद के लेकर आया तो उसका नाम नोट करूंगा, तो क्रेडिटर की एंट्री कर लूंगा। कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री कर लूंगा। कुछ एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंसेस के नाम पे जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ उनकी एंट्री कर लूंगा। बैंक में चेक जमा करवाया, बैंक से विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री कर लूंगा। कोई बड़ी असेट खरीद के ले आया, मशीन, बिल्डिंग या कुछ चीज खरीदी, उसकी एंट्री कर लूंगा। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस कोई एंट्री नहीं। ऐसे रिकॉर्ड्स जहां कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जहां पे साइड पे ट्रांजैक्शन तो नहीं होती है, उन सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, उन सारे बिजनेस हाउसेस के, जहां पे जो मेन अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है ना हमारा, कौन सा? ट्रायल और फिर अकाउंट, उसमें से ये सारा कुछ गायब है। हमें भाई प्रॉफिट तो उसको भी निकालना पड़ेगा ना, टैक्स देना है तो उसको टैक्स देने के लिए अपना पीएनएल बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, और जिसको टैक्स नहीं देना है उसको प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब जब उसके पास ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ है तो डायरेक्टली उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स तो हैं बट दैट आर नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट है। कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन कैलकुलेट हो सकती है, और कुछ ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री पे रिकॉर्ड किया है, कुछ ट्रांजैक्शन सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड किया, और कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे उधार में माल बेचा, डबल एंट्री बनाया होगा उसने, सेल भी हुआ, डेटर का नाम लिखा। कैश में माल बेचा, उसने सिंगल एंट्री बनाया होगा कैश रिसीव करने की, और मशीन पे डेप्रीशिएशन लगाने की कोई एंट्री नहीं बनाई होगी। तो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ ट्रांजैक्शन डबल एंट्री पे भी डाल रहे हैं, कुछ सिंगल एंट्री पे डाल रहे हैं, और कुछ जीरो एंट्री पे डाल रहे हैं। तो कौन कैसे अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है, कौन कैसे उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, वो डिपेंड करता है उनकी स्केलेबिलिटी पे। एक बहुत लो स्केल पे यदि बिजनेस कर रहा है तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ कैश 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 नोट करके चल रहा होगा। लोएस्ट अकाउंटिंग होगी उसके पास, कंप्लीटली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो मीडियम स्केल पे होगा वो कुछ ट्रांजैक्शंस सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, और जो लार्ज स्केल वो ट्रांजैक्शंस में डबल एंट्री भी कुछ की डाल रहा होगा, कुछ की सिंगल एंट्री भी डाल होगा। लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों के जो बुक्स हैं वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वहां कंप्लीट किसे बोलते हैं? व्हेन देयर इज अ डबल एंट्री सिस्टम विल फॉलो। इन तीनों की बुक्स हमारे लिए इनकम्प्लीट है। हमें क्या करना है सर? हमें उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है। हमें उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है। कैसे सर? आर मेन पर्पस ऑफ सच इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि लो स्केल पे बिजनेस हो रहा तो सिर्फ प्रॉफिट निकाल के काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो और आपके अकाउंट्स इनकम्प्लीट हैं तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने का काम नहीं चलेगा, आपको उसका सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल एंट्री पे, और उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ट्रेडिंग, पी&एल एंड बैलेंस शीट। क्योंकि स्केल बड़ा है तो इनकम टैक्स भी नहीं छोड़ेगा ना। सेल्स हो रही है, टर्नओवर एक लिमिट के बाहर जा रहा है,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी चाहिए और आपके अकाउंट्स भी चाहिए, उनको अपने अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स चाहिए, तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के देनी पड़ेगी। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में आप क्या बना के दोगे? तो फिर आता है काम हमारा। फिर वो बंदा भागता हुआ आता है कि सर इनकम टैक्स वाले आ गए, सर्वे हो गया, हमें फाइनल अकाउंट्स मांग लिए गए सर, बैलेंस शीट लगानी है, बना दो प्लीज। तब हम उसके पास जितने भी डेटा अवेलेबल है वो तो भाई तेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है लेके आ जा, और फिर हम वो सोर्सेज उसको बताते हैं जिन सोर्सेज से वो रिमेनिंग डेटा कलेक्ट करके लेके आए, और फिर उन सबको मिला के हम उस सिंगल एंट्री वाले सिस्टम को, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डबल एंट्री में कन्वर्ट करें, और फिर डबल एंट्री में कन्वर्ट करके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। तो इन शॉर्ट यहां पे करना क्या है? यहां पे करना है डे वन जब अकाउंट्स में आप घुसे थे, जब कॉमर्स में आप घुसे थे, वहां से जो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक्स समझे थे, जनरल एंट्री बेसिक्स, वहां से उठा के फाइनल अकाउंट तक सब कुछ करना है, और उस बीच में वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, यानी वो सोर्सेज ढूंढने हैं जहां से वो इनकम्प्लीट पार्ट आप निकाल सको, जहां से वो हिडन इंफॉर्मेशंस ढूंढ के ला सको, और फिर उन्हें इनकॉर्पोरेट करके डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्जन करना है। बात समझ में आ रही है कि एक्चुअली करना क्या है? जहां तक इस चैप्टर की मैं बात करूं तो 70%, 60-70% जो काम है वो वही है जो आप बहुत बार अलग अलग जगह पे पार्ट्स में कर चुके। कुल 20-30% कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझने, अदरवाइज हमारा ये पूरा बचपन से लेके अभी तक का आपकी नॉलेज का रिवीजन है और असेसमेंट भी है। कितना याद है और कितना भूल गए। जैसे सेल्स की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल रिसीव होने की एंट्री, बीआर टू डेट डिस्काउंट एंट्री, और बिल डिसऑर्डर, ये सारे ट्रांजैक्शंस बहुत चैप्टर्स में हमने अलग अलग जगह पढ़े हैं, सबको एक्यूमुलेट करेंगे हम यहां पे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता, बचपन की यादें भूल गए सर, ब्लैंक हो गई है, तो हम डे वन से आज तक सारा समराइज करेंगे, सारी जनरल एंट्री समराइज करेंगे, सब कुछ वापस एक बार देखेंगे। यस, नॉट इन दैट एक्सटेंट, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना, तो इन शॉर्ट वो पूरा रिवाइज करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसको हम यहां कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे और उससे यूटिलाइज करेंगे। फाइन। तो अभी तक जो हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक, हेलो। तो अभी तक हमारे पास जो बात अभी समझ में आया कि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर क्या करना है सर, हमें उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से मैनेज नहीं किए। हम उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सोर्सेज यूज करके ढूंढ के लाएंगे। वहां पे हमने स्केलेबिलिटी बनाया है, लो स्केल एंड हाई स्केल, और लो स्केल बिजनेसेस के लिए हम डिटेल प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे, लेकिन जहां भी हाई स्केल बिजनेस होगा और वो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉलो कर रहा है, तो उनके लिए हम सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्जन करेंगे और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन जो लो स्केल बिजनेसेस होंगे, उन लो स्केल बिजनेसेस में सिर्फ हम प्रॉफिट कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। इज इट क्लियर? तो मतलब लो स्केल बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट निकाल के बता दो टैक्स लगने का है नहीं लगने का है, इनकम टैक्स भी उनको नहीं छेड़ती है। लेकिन हाई स्केल बिजनेसेस होते हैं तो उनकी नजर रहती है, तो उन्हें पूरे के पूरे स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो स्केल कौन सा है वो आप जज नहीं कर रहे हैं, आपको दो अलग स्केल के लिए काम करना है, दो डिफरेंट स्केल के बिजनेसेस के लिए काम करना है, लेकिन उन दोनों के लिए कॉमन प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट्स आर नॉट कंप्लीटेड।
इंफॉर्मेशन आर स्कैटर्ड, शैटर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां से ढूंढ के लाएंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से ढूंढ के लाएंगे वो हमें समझना है। तो इस काम के लिए वी हैव टू मेथड्स, दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज नेटवर्थ मेथड बोल सकते हैं जिसे आप, और सेकेंड इज कन्वर्जन मेथड। और इन मेथड्स के नाम से ही बहुत क्लैरिटी हमें मिल रहा है। कन्वर्जन मेथड का मतलब वी आर कन्वर्टिंग, वी विल बी कन्वर्टिंग सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन डबल एंट्री सिस्टम। And in net worth method, we are just calculating a profit of the company or business. Net worth method की पहले बात करते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है। लॉजिक समझिएगा, पहले लॉजिक फिर प्रोसीजर। एक सिंपल सा बिजनेस है, छोटा सा दुकान है। एक छोटा सा दुकान को इमेजिन करो, एक छोटा सा आपकी कॉलोनी के अंदर एक छोटी सी शॉप है, उसको इमेजिन करें। तो उस शॉप में यदि आप जाएं तो आपको उससे पूछें कितना पैसा बनाया साल भर में, तो उसको ज्यादा कुछ नहीं पता। उसको एक चीज मालूम है कि सर अभी 1 साल पहले दुकान खोला था, 1 लाख रुपए डाला था, और पूरे साल भर में घर खर्च के लिए 20,000 निकाला था, और आज की डेट में मैं चेक करूं तो मेरे पास 1,20,000 रुपए बचा है। मतलब कितना कमाया? 1,00,000 रुपए से दुकान शुरू की थी, साल भर में घर खर्च के लिए 20,000 रुपए निकाल के लेके गया था दुकान में। आज की डेट में मेरे दुकान में जो माल पड़ा है वो 1,20,000 का पड़ा है, तो मैंने कितना कमाया? 40,000। ये कहलाता है नेटवर्थ मेथड। सिंपल, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास था ऑन द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द ईयर, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव इन योर बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, वो तो पता चल जाएगा। और इस कैपिटल से, इस कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में चेंजेस आने के 3 ही कारण होते हैं, याद होगा। ड्रॉइंग्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। इसके अलावा और कोई कारण नहीं होते। मिल जाएगा प्रॉफिट, मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले हमने सोर्स ढूंढा, लो स्केल ऑफ बिजनेसेस जिनके पास ज्यादा डिटेल नहीं है, मैं उनके अकाउंट्स बना ही नहीं सकता कोशिश भी कर लूं तो, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो उनके लिए मैं ये चीज तो मालूम कर ही सकता हूं ना भाई कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ का मतलब असेट्स माइनस, बचपन की याद पे आ जाते हैं, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें हम यूं बोल सकते हैं असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज कैपिटल। कोई कैसा भी, कितना भी छोटा बिजनेस हो, उसको 2 चीजें तो पता होती हैं कि उसकी असेट्स कितनी है और उसकी लाइबिलिटी कितनी है। आज मेरी दुकान में माल कितना है मेरा, फर्नीचर और ये सब मिला के, और मुझे किसी को चुकाना कितना है। वो दोनों यदि आपको चीज पता है तो आपको ये पता तो चली जाएगा कि आपकी कैपिटल कितनी है। ये कैपिटल कहलाती है नेटवर्थ। स्टार्ट में नेटवर्थ कितनी थी, एंड में नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट है, नेटवर्थ डिक्रीज हुई तो लॉस है। फर्स्ट मेथड इंट्रोडक्शन पे हम पहुंच गए और शुरू करते हैं इस चीज को। नेटवर्थ मेथड में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि आपका स्टार्ट में कैपिटल कितना था और लास्ट में कैपिटल कितना था। पहले ये इक्वेशन काम में, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज योर कैपिटल। मुझे पहले मालूम करना है अमाउंट ऑफ कैपिटल और फिर कैपिटल को एडजस्ट करके बनाना है प्रॉफिट। सबसे पहले पहली याद ताजा करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना।
कैपिटल अकाउंट याद करें और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आती हैं उन्हें याद करें। यस, हम यहां मल्टीपल लेजर अकाउंट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट या डेबिट, पक्का ये तो याद है ना। असेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। असेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट होते हैं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, पता है ना। ये फीड कर लेना और कहीं लिख लेना यदि याद नहीं है तो। क्या असेट्स बैलेंस कौन सा, लायबिलिटी बैलेंस कौन सा ओपनिंग। और जब क्लोजिंग की बात करेंगे तो इनको कर देंगे ऑपोजिट। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल असेट्स डेबिट, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लायबिलिटी क्रेडिट, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हम लिखते हैं ऑपोजिट साइड पे। ये अच्छी तरह याद रखना है, बिल्कुल। चलिए, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्लोजिंग बैलेंस भी यहां लिख देता हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ my question is, due to any reason, if during the year your capital increases, must be credited, और किसी भी कारण से बिजनेस में आपकी कैपिटल कम हुई है तो उसे कर देते हैं हम डेबिट। तो जहां आप ये पहला लॉजिक समझ रहे हैं कि असेट डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट, तो इंक्रीज पे डेबिट होती हैं, ये भी इंक्रीज पे क्रेडिट होती हैं, लेकिन डिक्रीज होने पे रिवर्स हो जाती हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है क्योंकि हर चीज यहां समझना जरूरी है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैपिटल वाज दिस। नाउ सोचिए किस किस कारण से ड्यूरिंग द ईयर आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई, जो हम अकाउंट उसको लेके बैठे हैं शॉपकीपर को और उससे सवाल कर रहे हैं कि सर बताओ, ये चीज बताओ कि आपने ड्यूरिंग द ईयर किस किस कारण से बिजनेस में पैसा लाया और कहां कहां बिजनेस से पैसा गया। किस कारण से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुई, तो एक कारण मिला एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, कॉमन। दूसरा कॉमन रीजन ऑफ रिड्यूसिंग द कैपिटल, सर विड्रॉल किया है। ड्रॉइंग्स की वजह से मेरा बिजनेस में कैपिटल कम हुआ होगा। दो रीजन मेन है, बिल्कुल करेक्ट। दो रीजन मेन है, एडिशनल कैपिटल की वजह से मेरी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुई और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग की वजह से मेरी बिजनेस से कैपिटल डिक्रीज हुई। ठीक है, और क्या हुआ, और क्या हुआ होगा सर? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला। यदि आपकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जनरल एंट्री बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर ही आता है। और दी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसके अलावा यदि लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है, सर एक चीज और हो सकती है, यदि हमने सैलरी ले ली तो ये ओनर की सैलरी भी आ गई, सैलरी ऑफ ओनर। इनके अलावा कैपिटल में और कोई चेंज नहीं होता। ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। मेरे पास कैपिटल अकाउंट सामने है और इस कैपिटल अकाउंट में जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशंस लिखी हैं, दैट आर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट यू ऑल नो।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड क्रेडिट साइड में हमने लिखे हैं वो सारे रीजंस जिनकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, और डेबिट साइड पे लिखे हमने वो सारे रीजंस जिनकी वजह से हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, और एट द एंड हमें मिल जाएगा हमारी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। नोट कर लीजिए, अब तारीख में आइए। इज इट क्लियर? अभी मुझे प्रॉफिट निकालना है ना। यदि मैं आपको बोलूं कि सर प्रॉफिट का अमाउंट मिसिंग है, इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं उनको बैठ के पूछता हूं कि सर ईयर स्टार्ट में कितना का वो बता दो, ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया है वो तो हम निकाल के दे देंगे सर आपको। आप मेरे सिर्फ 4 सवाल के आंसर, व्हाट वाज योर कैपिटल एट द स्टार्ट, आज की डेट में बिजनेस में आपकी कैपिटल कितनी है, देन ही से सर ये तो पता नहीं है। ओके सर ये तो बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने बिजनेस में से पैसा कितना निकाला घर के खर्चे के लिए, जिसे हम सो कॉल्ड ड्राइंग बोलते हैं। हाँ सर ये बता सकते हैं, बता दीजिए। तो वो आपको क्या दे देगा, सर कितना और पैसा बिजनेस में लाके डाला आपने, ये बता सकते हैं। हाँ सर, वो आपको एडिशनल कैपिटल दे देगा। सर क्या बिजनेस से कोई सैलरी निकाल के लेके गए, क्या सर कोई इंटरेस्ट आपने कैपिटल पे बिजनेस से निकाला, यदि हाँ तो ये दो अमाउंट भी वो बता देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो बता देगा, उसके पास क्या नहीं है, ये 3 इंफॉर्मेशन नहीं है। सर मुझे नहीं मालूम मेरी कैपिटल शुरू में कितनी थी, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आज की डेट में मेरी कैपिटल कितनी है। बोले सर यदि ये 2 चीजें, क्या ये बता दोगे कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, डेफिनेटली बता देंगे ना। ये मेन इंफॉर्मेशंस दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें ये 4 इंफॉर्मेशन हम ढूंढ के लाके रख दें तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा पक्का, क्योंकि इससे ज्यादा और कोई इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती। ये जो अनहाइलाइटेड मतलब हाइलाइटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं से भी ढूंढ के लानी है, और ये हाइलाइटेड इंफॉर्मेशन में से यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसका सोर्स ढूंढो। सबसे पहले हम ढूंढ डाला कि प्रॉफिट का सोर्स, तो सर हम बाकी सारी हाइलाइटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ के ले आएंगे और डिफरेंस से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन मतलब ऑल लॉसेस डेबिट एंड ऑल, बट यहां और इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारी डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है कि हम इनकम और एक्सपेंसेस तक बात करने पहुंच पाए। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट वे। मैं उस बंदे से ये नहीं पूछ सकता कि इस पूरे साल में खर्चा कहां कहां किया, सर नोट थोड़ी कर रखा है। उससे ये नहीं पूछता कि पूरे साल में कितना माल बेचा, सर नोट थोड़ी करता हूं। खरीदा कितना मालूम नहीं, बेचा कितना मालूम नहीं, क्या मालूम है, बचा कितना वो मालूम है। शुरू में था कितना वो मालूम है, अभी बचा कितना दुकान में वो मालूम है। खरीदा कितना, बेचा कितना, कितने में खरीदा कितने में बेचा कुछ याद नहीं, क्योंकि सर मैं तो हर हफ्ते खरीदता था बेचता था, रोज छोटा छोटा बहुत बिकता था। कितना बचा है मालूम है, कितना कैश हाथ में रखा है मालूम है, बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है मालूम है, फर्नीचर कितने का है मालूम है, किसको कितना पैसा चुकाना है मालूम है, किससे कितना पैसा लेना है मालूम है। बस यही मालूम है, बस काफी है, इससे तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। कैसे, ऐसे।
तुम्हारा कितना है मालूम है, तुम्हें देना कितना है मालूम है, तो तुम्हारा कैपिटल कितना है वो हम निकाल लेंगे। दैट मीन्स यदि आपके पास ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है तो हम इस इक्वेशन से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। ईयर स्टार्ट का निकालो, ईयर एंड का निकालो, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिल गया और उसे जैसे ही यहां रखा आपका बैलेंस में प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट मेथड, सिंपली आपको कैपिटल अप्रोच लेके चलना है, नेटवर्थ अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि बहुत छोटे स्केल का बिजनेस है, उसके पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, हमने उसकी उसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन को उठाना है। हमने बोला चलो सिर्फ कैपिटल के थ्रू ही आपका प्रॉफिट निकाल दे, तो हमने कैपिटल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढी, पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। लेकिन इस कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन में ये और ये तो वो खुद बता सकता है मुझे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी शायद वो ना बता पाए। सर कैपिटल कितना है मेरा, ये तो मुझे पता नहीं है। तो ये दो हमें निकालना है। ये दो निकालने के लिए फिर हम इस इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। इस इक्वेशन की तरफ मूव करने का मतलब हमें बनाना पड़ेगा उसका बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट क्यों नहीं बोल रहे सर? क्योंकि बैलेंस शीट में एक्चुअल डेटा आता है डबल एंट्री सिस्टम से डिजाइन किया हुआ। यहां पे आप एस्टिमेटेड डेटा उठाओगे, क्योंकि ये जो डेटा इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और सो कॉल्ड बैलेंस शीट में आप लेके आने वाले हो, वो उसके एस्टिमेशन से ही निकाल के दिया है उसने। उसके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स नहीं है। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब यहां वो इंफॉर्मेशन डालेंगे जो वो हमें प्रोवाइड करेगा। कब की? ओपनिंग। ओपनिंग मतलब सर आपके पास साल के शुरू में क्या क्या था बता देंगे? हाँ सर बता देंगे। तो बताइए आपने कितनी कैश अमाउंट से बिजनेस शुरू किया था? आप ये बताइए आपके बैंक में कितना बैलेंस था? आप ये बताइए आपके पास उस दिन स्टॉक कितना था? आप ये सोच के बताइए, याद करके बताइए कि आपके उस दिन डेटर्स कितने थे, मतलब किस किस से कितना पैसा लेना था। वो लिस्ट तो बना रखी होगी उसने। माल कितना दुकान में रखा हुआ था वो तो उसके पास मालूम होगा। किसी से यदि उसका बीआर वीआर आया है तो बीआर की इंफॉर्मेशन भी उसे मालूम होगी। उसके बाद उसने यदि कहीं बैंक में एफडी वेफडी या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो उसे मालूम होगा कि सर एक 20,000 पैसे कैश पड़ा था, एफडी करवा दी, ये तो उसे मालूम होगा। और इसके अलावा उसने कितनी नॉन करंट असेट्स अपने पास रखी हैं उसकी डिटेल दे सकता है वो हमें, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन वो हमें देगा वो कौन सी होगी? एस्टिमेटेड। 100% एक्यूरेसी से तो नहीं बता सकते ना आप, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है, बट नियर टू एक्चुअल होगी। भाई तुम्हारा बिल्डिंग खुद का है दुकान का? हाँ सर मेरे बिल्डिंग कितने लाख का है? सर दुकान में फर्नीचर रखा है कितने का है? जो मशीन तुम काम में ले रहे हो वो कितने की है? ऐसे पूछ के हमने ये फिगर्स निकाल लिए। हाँ, इनसे रिलेटेड यदि आपके पास उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो इनकी एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट से इंश्योर कर लेंगे। बिल्डिंग होगी तो रजिस्ट्री होगी, मशीन खरीदी होगी तो बिल तो आया होगा, कहीं रखा है ढूंढ के देख लो। तो ऐसे हम उससे डेटा निकाल लें। सारी असेट्स मैंने नोट डाउन कर दिए। मैं लायबिलिटी साइड पे चलूंगा, यानी किस किस को कितना, बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट तो नहीं ले रखा। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर फॉर गुड्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर एक बिजली का बिल आया हुआ है चुकाया नहीं है, सर एम्प्लॉय को अभी तक सैलरी दी नहीं है, ये सब मालूम कर लिया हमने। कहीं से लोन तो नहीं लिया है? लोन लिया होगा तो मालूम होगा उसको, बिल्कुल। कोई किसी को चेक या बिल तो नहीं दे रखा है?
मालूम होगा। अब ये सब उसका असेट्स कितना है ये पूछ लिया, उसको लाइबिलिटी कितनी पे करनी है ये हमने पूछ लिया। हम बोलेंगे बेटा जो बच गया ना वो तुम्हारा कैपिटल है, जो तुम्हारे पास बच गया वो तुम्हारा कैपिटल है। एग्री? किसी भी पॉइंट में यहां तक किसी भी चीज का कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब उसके बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का हमने स्टेटमेंट बनाया असेट्स एंड लाइबिलिटी की फॉर्म में, और बैलेंस से हमें मिल गई हमारी कैपिटल। कौन सी डेट को? ईयर के ओपनिंग डेट को। एंड डू द सेम थिंग फॉर क्लोजिंग। सर ये तो हो गया 1 अप्रैल का बाद या 1 जनवरी का बाद, जो भी ईयर है। अभी आज की डेट पे क्या है? सर यही चीजें आज की डेट की भी बता दो आप। ड्यूरिंग द ईयर इनमें क्या चेंजेस हुए वो तो आपको पता नहीं है, आज की डेट में ये सारी चीजें कितनी है वो तो बता ही सकते हो। हाँ सर कैश कितना पड़ा है, जाओ गल्ले में काउंट करके बताओ। बैंक का स्टेटमेंट लाके तो बैलेंस उठा लूंगा, जिस जिससे पैसा लेना है उसकी लिस्ट बना रखी होगी, डायरी में से कैलकुलेट करके बता दो। जिसको चुकाना है उसकी लिस्ट बनी होगी, डायरी में से कैलकुलेट, डायरी में लिखते हैं ना वो तो छोटी सी कॉपी में, कॉपी के अंदर कुछ भी कहीं भी एक कॉपी में अटका देते हैं, इसको देना इसका देना इसका देना, पेमेंट करने आया काट दिया, खत्म काम। कोई एंट्री आ गया चुक गया हो गया, किसी को चुकाना था लिख रखा था चुका दिया काट दिया, यही चलता है। ठीक है, स्टॉक कितना दुकान में भरा हुआ है टोटल करके बता देगा। मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये शुरू में थी उसके पास जो हमें मालूम थी, हम उससे सिर्फ ये पूछेंगे कि इसमें और कोई नई खरीदी है या कुछ ही को बेचा है, ये तो बता ही सकते हो। सर गन्ने की मशीन एक थी, एक और खरीद के लाया हूं, कितने की? जैसे उसने बताया ऐड कर दिया। सर एक पुराना फ्रिज था बेच दिया, कितने में बेचा मालूम होगा ना, माइनस कर दिया। फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ उसने बोला सर पूरे साल भर में कोई नई मशीन कोई नया असेट नहीं खरीदा है, तो हम ये अपना दिमाग लगाएंगे डेप्रीशिएशन तो लगना चाहिए, ये अपना दिमाग हम लगाएंगे, तो हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। पूछेंगे कोई पुराने डेटर्स अभी ये जो पेंडिंग चल रहे हैं इसमें से कोई डूबने वाला है क्या, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट बना देंगे। हम पूछेंगे अभी की डेट पे किसी का पेमेंट एम्प्लॉय का कोई खर्चा वर्चा देना बाकी है क्या, आउटस्टैंडिंग डाल देंगे। भाई ये लोन तुमने ले रखा था इसका इंटरेस्ट चुका दिया ना, नहीं सर बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डाल देंगे। ये क्या है? यही है एक प्रोफेशनल का माइंड कि आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि आप उस सामने उसको बिठा के और उससे उसकी डिटेल निकलवा रहे हो, तो आपको कौन सी डिटेल चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वो आप पिक करो। ये पिक करोगे तो सेम कैपिटल वापस आ जाएगी, लेकिन अब जो कैपिटल आएगी वो क्लोजिंग आएगी। अब जो कैपिटल आएगी वो क्लोजिंग आएगी। क्या चेंज किया हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में? सर क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त जो ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे, इस बैलेंस शीट सो कॉल्ड बैलेंस शीट, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स भी डालेंगे, इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट्स डालेंगे। किस चीज के एडजस्टमेंट्स? डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जो होने चाहिए। while preparing SOA of year end, adjustment required for, जब SOA स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब आप ईयर एंड का बनाएंगे तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन से? परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट
assets during the year. Depreciation on non-current assets. Interest payable on loan. Provision for bad debts. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को फॉर नाउ हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे अलग तरीके से। ये कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको खुद को उस वक्त माइंड में लाने पड़ेंगे कि हाँ इनमें से कोई चेंजेस तो नहीं होने वाली है, और उन्हें हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और उन्हें इनकॉर्पोरेट करके हम उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देंगे। क्लियर? और जैसे ये बनेगा आपको यहां पे मिल जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी हम उसके इस कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे और निकाल लेंगे उसका प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और फिर इसके बाद बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सर स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट, क्यों? कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते बाबू। कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब आप डबल एंट्री पे आ गए हो। आपको हर काम स्टेटमेंट से ही करना है। हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। तो हम भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसके लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। क्या करना है सर? इसी को एक इक्वेशन में डाल दो। क्या निकालना है? ये इन सबको ऐड करो और ये सब लेस करो, बच जाएगा ये। इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए करेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रिसीव्ड और पेड ये कुछ नहीं आएगा, इनकम और एक्सपेंसेस कुछ नहीं आएंगे। यहां पे क्या आएगा? असेट्स एंड लाइबिलिटी ओनली। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट मिल गया होगा, इनकम हुई हो गई, एक्सपेंसेस हुए हो गए, अभी पेमेंट असेट्स और लाइबिलिटी। करेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, इस पे इंटरेस्ट मिलना है। पूछ लेंगे इंटरेस्ट मिला क्या? हाँ सर मिल गया था, खत्म। नहीं अभी बाकी है, तो असेट्स में आएगा। तो ध्यान रखना है, हम यहां ले रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं, क्योंकि वो तो मालूम ही नहीं है ना। हम यहां सिर्फ ले रहे हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मिल गया, हो गया, खर्च हो गया, खरीद लिया, बेच दिया, मतलब ही नहीं है। बचा क्या वो चाहिए, था कितना ईयर स्टार्ट में और एंड में क्या बचा, सिर्फ वो चाहिए, असेट्स एंड लाइबिलिटी। डिफरेंस से अपने आप प्रॉफिट पे आ जाएंगे। ओके गुड, बढ़िया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो मेनली इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, लो स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनकी हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिकली ये जो कुछ चीजें मैंने यहां मार्क की है ना, वैसी होती नहीं है। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैसे है? जो बंदा कैपिटल कितनी है उसको ये नहीं मालूम, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कहां से लेगा? जिसे ये नहीं मालूम उसको तो यही मालूम है दुकान मेरी है, मैं कौन सी सैलरी लूंगा, जो बचा मेरा ही तो है। तो वो लोग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रैक्टिकली उस पे काम नहीं करते। देखो थ्योरेटिकली और अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आएगा, और क्वेश्चन में दे दिया है तो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये चीजें यहां पे होती नहीं है। क्योंकि आप जिस लेवल या जिस स्केल ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, उन स्केल ऑफ बिजनेस में ये चीजें, जिसको कैपिटल का आइडिया नहीं हो, ये कहां से लाएगा? फिर भी हम यहां ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहां
क्लोजिंग कैपिटल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उस अकाउंट से इक्वेशन बना रहा हूं। जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया उस कैपिटल अकाउंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो उसकी ड्रॉइंग्स। हम ये उठा रहे हैं कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, इसमें से लेस कर लो उसकी एडिशनल कैपिटल, और जैसे ये प्लस माइनस आपने किया, नहीं, आपको मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल। इसमें मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल। देखो समझो चीज को, ये नई टर्म कहां से उठा के लाए और क्यों लाए, कोई यूज नहीं है, पर लॉजिक समझे। एक अगेन एक लो स्केल बिजनेस की बात करें भाई, ईयर एंड में अभी कितना कैपिटल है तुम्हारा, निकाल लिया। ईयर स्टार्ट में कितना था वो मालूम है। ड्यूरिंग द ईयर उसमें एडजस्टमेंट्स किस चीज का होता है, निकालने का और पैसा डालने का, वो एडजस्टमेंट्स कर दिए मैंने, तो इट इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से माइनस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। then you will get your profit or loss। yes, मैंने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकॉर्पोरेट, लेकिन वो ध्यान रखना है यदि आ जाए गलती से तो लेना पड़ेगा, और वो कहां से लेंगे, तो वो हम इस अकाउंट से ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। हमने सिर्फ ये किया है इस डेबिट साइड को प्लस और उसमें से अवेलेबल इंफॉर्मेशन एट क्रेडिट साइड को माइनस, और हमें यहां पे हमारा रिजल्ट मिल गया। ड्रॉइंग प्लस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और इधर की डेबिट साइड लेके माइनस क्रेडिट साइड में क्या क्या डेफिनेटली होना चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल। बाकी एक्सिलरी आइटम्स हैं, यदि आ जाए तो इसे भी माइनस कर देना, आ जाए तो इसे भी माइनस कर देना, या आ जाए तो इधर प्लस कर देना। बैलेंस तो हमें ये चाहिए। फाइन, इट इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल मेथड या फिर नेटवर्थ मेथड, जो हम स्मॉल लेवल और स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेसेस के लिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। टेक योर टाइम, आराम से एक बार इसको चेक कर लें और रिव्यू कर लें जो अभी तक नोट किया है, और कोई भी मन में डाउट क्वेश्चंस आ रहे हैं उठने चाहिए, उठाइए और बताइए, हम उनको रिजॉल्व करते चलते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 years, opening and closing. Opening with the given information, closing after adjustment of some items, like such are the items required to adjust if available. Then statement of profit, you will get your profit or loss, और उसका इतना ही requirement है सर, उसका इतना ही requirement है because he is supposed to file income tax return, और डिटेल मैनेज कर नहीं सकते। या बैंक स्टेट बैंक को उसको लोन लेना है, अपना प्रॉफिट दिखाना है, मतलब इन शॉर्ट उस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। पर्पस क्या है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। 44AB वो अलग चीज हो गया, उसमें वो जो सेक्शन इनकम टैक्स में आप पढ़ते हैं उसमें ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इनके पास पूरे डिटेल रिकॉर्ड्स होते नहीं है, तो इनका टर्नओवर उठाते हैं और उस टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट बन सकता है वो उसके मार्जिन से प्रॉफिट का रेट लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उस पर टैक्स लेते हैं। अब टर्नओवर भी पूरी डिटेल नहीं होती हमारे पास, तो टर्नओवर की डिटेल नहीं होती तो हम उसका कैश अकाउंट बना के देखते हैं कैश कलेक्ट कितनी हुई थी, दैट इज माय टर्नओवर। बिल्कुल मैं अपना अकाउंट बना रहा हूं, मेरे पास कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, मान लो मेरी इनकम क्या है, फीस, तो फीस या तो मेरे को कैश में आया होगा या मेरे अकाउंट में आया होगा।
अकाउंट में फीस आया, मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट उठाया और चेक कर लिया पूरे साल में कितनी 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 फीस आई, दैट इज माई रेवेन्यू, दैट इज माई टर्नओवर। उस टर्नओवर पे मैं प्रॉफिट निकाल के टैक्स दे दूंगा। तो दैट इज फर्दर रिक्वायरमेंट। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट उस तरह से चलती है। बहुत से जगह काम में आने वाली चीजें, कैश चोरी हो गया, मुझे डाउट है अकाउंटेंट ने कैश की चोरी कर ली मेरे बिजनेस में से, कैसे पता करूं? कैसे पता करूं? क्योंकि अकाउंट्स तो मैं मेंटेन करता ही नहीं हूं। अकाउंट्स मेंटेन करता तो मुझे पता चल जाता ना कि आज की डेट में कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए, लेजर बता रही होगी, देख लेंगे कहां गया हुआ, जर्नल एंट्री मैच कर लूंगा, है ही नहीं। कैश बुक बनाओ, कैश का अकाउंट बनाओ, ओपनिंग कैश कितना था, क्लोजिंग कैश कितना था, वो तो मालूम है, होना कितना चाहिए था। तो ड्यूरिंग द ईयर कैश कहां कहां पे हुआ उसकी डिटेल लाओ, कैश कहां कहां से आया उसकी डिटेल लाओ, कैश अकाउंट बनाओ, देखो कितना बैलेंस होना चाहिए था, है कितना, बचा हुआ गायब हो गया। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें ये वाला चीज वहां पे भी काम में आता, आग लग गई, माल जल गया, कैश भी जल गया, मुझे मालूम करना है कितना कैश था कैश बॉक्स में जो जल गया, वहां काम आएगा। तो बहुत सारे एरियाज हैं वे वी कैन यूज दिस। तो यहां पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे एक साथ समराइज हो जाते हैं, दैट आर यूजेबल इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। सो इट्स आवर फर्स्ट मेथड, और इस फर्स्ट मेथड पे किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई सवाल उठाया नहीं है। तो एक एग्जांपल देख लें। देखिए मैंने आपको वही चीज बोला कि यहां पे मैंने ये नहीं बोला कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट आता है। कैश बुक नहीं है, कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता हूं यदि सपोज मैं, और मैं ये निकालना चाहूं कि कैश कैसे है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करना। उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मिडिल स्टेज वाला है, जो कैश कैश के ट्रांजैक्शन तो लिखता ही होगा। भैया एक इंडिविजुअल आदमी की हैबिट होती है कि जेब से कैश जाती है तो डायरी में लिख के रखता है कहां कहां दिया, तो शॉपकीपर तो एटलीस्ट कैश ट्रांजैक्शन तो नोट करता होगा। अब आप बोलते हैं हर सेल को रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ लेकिन शाम को दुकान बढ़ाने से पहले गल्ले का हिसाब तो लेता होगा कि सुबह जब दुकान खोला तो गल्ले में कैश कितना था, शाम को दुकान बढ़ा रहा हूं तो गल्ले में कैश कितना है, उससे उसको यह पता चल जाएगा कि दिन भर में कैश आया कितना, वो तो नोट करेगा, ये तो देखता होगा, उसी को सेल मानता है वो तो अपनी। कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के निकालनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है। इट्स ऑल अबाउट कलेक्शन, कि आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स डेवलप करेंगे हम धीरे धीरे इस चैप्टर के थ्रू, कि कहां से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक जो डिस्कस किया सिर्फ उस पार्ट के लिए। मिस्टर अनिल कुड नॉट कीप कंप्लीट रिकॉर्ड्स, he furnishes you the following information for the year 2017-18. Particular of the assets and liabilities are 1st April 31st March। तो ईयर स्टार्ट की असेट्स लाइबिलिटी दे दिए गए, ईयर एंड के असेट्स लाइबिलिटीज दे दिए गए, और आपसे पूछा गया है सम एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? He sold his private investment of 4,000 at 25% प्रीमियम एंड ब्रॉट दिस मनी इनटू हिज बिजनेस। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? एडिशनल कैपिटल। उसने अपने घर के गहने बेच, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेचे, और इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा था वो बिजनेस में डाला। हमें बिजनेस से मतलब है, तो बिजनेस में ओनर मनी डाल रहा है, कहां से लाके डाल रहा है भैया मुझे नहीं मतलब है, ये मेरे लिए एडिशनल कैपिटल है। ठीक है। स्टॉक कॉस्टिंग 3,000 वॉज टेकन बाय मिस्टर अनिल फॉर पर्सनल यूज। ये हमारी ड्रॉइंग्स है, ये हमारी ड्रॉइंग्स है, ओनर लेके गया है। अ प्रोविजन ऑफ 10% इज रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट। ये क्लोजिंग एडजस्टमेंट है जो हमसे ये करने को बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
depreciation 5% to be return of furniture and building, prepaid insurance 400, outstanding expenses 9800. ये assets और liabilities की information है. From the above information find out the statement of affairs method. Profit कितना कमाया उसने. क्लियर? क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ईयर स्टार्ट का भी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ईयर एंड का भी, और फिर ओपनिंग से मिलेगी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग से मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल, और फिर उससे मिलेगा हमें अपना प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के. गॉट इट? क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है. चलिए तो सॉल्यूशन पे आते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स या जो भी नाम है, एक कॉमन स्टेटमेंट मैंने यहां बना रखा है. 2021 ईयर स्टार्ट ईयर एंड. तो क्या क्या था उसके पास ईयर स्टार्ट में और क्या क्या है उसके पास ईयर एंड में, लेके आते हैं, देखते हैं. तो एज पर इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक था में 37,400, क्लोजिंग में 46,800. डेटर्स हैं 24,000 ओपनिंग में एंड 28,000 क्लोजिंग में. क्रेडिटर्स हैं 18,000 ओपनिंग में एंड 3,000 क्लोजिंग में. BR 8 and 10, 8,000 ओपनिंग में, 10,000 क्लोजिंग में. Bills payable 2,000 and 400. Furniture and fixtures 1,200. ओपनिंग में भी 12, क्लोजिंग में भी 12. बिल्डिंग ओपनिंग में भी 24,000, क्लोजिंग में भी 24,000. बैंक बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस ओपनिंग में तो 8,700 दिया है, लेकिन क्लोजिंग में बैंक बैलेंस के आगे क्रेडिट डाल दिया उसने, यानी वो बैंक ओवरड्राफ्ट है. तो क्लोजिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट 1660. पहले तो सिंपली मैंने फिगर बैलेंस शीट में फिल कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैंने ये फिगर्स फिल कर दिए. अब मैं ईयर एंड एडजस्टमेंट्स पे बात करता हूं. ईयर एंड एडजस्टमेंट में पहले इसने बोला डेप्रीशिएशन लगा दो फिक्स असेट्स पे 5%. तो लेस 5% डेप्रीसिएशन, लेस 5% डेप्रीसिएशन इज जस्ट वर्किंग नोट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट. तो मैंने यहीं पे 60 रुपीज और 1,200 रुपीज माइनस करना है डेप्रीशिएशन का. इसने बोला है डेटर पे 10% प्रोविजन फॉर बेड डेट बना दो. ये डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बेड डेट 10%. इसने बोला है सम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर देयर. तो ये हमने यहां ले लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,800. इट सेज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर असेट्स. तो ये हमने ले लिया प्रीपेड इंश्योरेंस. $400. और हमारा काम यहां बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट के साथ खत्म होता है. कोई ड्राइंग माइनस नहीं करनी है, कोई प्रॉफिट ऑफिट कुछ नहीं देखना है, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से
स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट का, तो यहां से आप प्योर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आएंगे, फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल लेके आएंगे, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी। तो व्हाट इज योर फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग? इधर का टोटल लगाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर। ओपनिंग में कैपिटल आ गया 83,000। टोटल कितना आ रहा है? 1,03,300। 83,300। आओ क्लोजिंग पे आते हैं, टोटल करते हैं। लाख 6,340 माइनस 91,480। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सिंपली सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ किया, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सम एडजस्टमेंट्स आर नीडेड, तो हमने इनकॉर्पोरेट किया। हमें बैलेंसिंग फिगर से, यस ध्यान रखिएगा, नो एडजस्टमेंट विल बी देयर फॉर ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल एंड ऑल, इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि आपको कैपिटल का नेट क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा यहां से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वहीं से कैलकुलेशन होगी। तो ये दो कैलकुलेशंस क्लियर, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जैसा समझ में आता है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, यही हमने लिखा था। कैपिटल एट दी एंड, ड्रॉइंग ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल लेस करना है, एडजस्टेड कैपिटल आएगा, ओपनिंग कैपिटल लेस करना है, क्लोजिंग बैलेंस। चलिए कैपिटल एट द एंड कितना कैलकुलेट हुआ था हमारा? 91,480। ड्राइंग क्या किया उसने? उसने ड्राइंग किया 1,000 पर मंथ प्लस स्टॉक ऑफ 3,000। बिल्कुल बना सकते, लेकिन आपको स्टेटमेंट में आंसर करना है बेटा, ऑलवेज। उसने ड्राइंग किया कैश 1,000 पर मंथ और उसने विड्रॉ किया स्टॉक ऑफ 3,000, टोटल उसका ड्राइंग हो गया 15,000। व्हाट एडिशनल कैपिटल ही इंट्रोड्यूस? सर उसने 4,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया, और वो जो इन्वेस्टमेंट उसने सेल किया वो 25% प्रीमियम पे सेल किया, और ये 5,000 लाके उसने बिजनेस में डाल दिया। बात समझ में आ रही है?
ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 25% हाई प्राइस पे बेचा है, तो उसको 5000 मिला होगा जो लाके उसने बिजनेस में डाला। His adjusted capital comes at 1,01,480। ठीक है, अब इसमें से उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था? 83,300 रुपीज कैपिटल एट द बिगिनिंग, माइनस कर देंगे, और एज ये आपने माइनस किया तो हिज प्रॉफिट विल कम 18,180। क्लियर? सिंपल। एक और तरीका आप यहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये जो प्लस माइनस के एडजस्टमेंट्स हमने ऊपर किए थे ना, this this and this this and this, ये जो एडजस्टमेंट्स हमने यहां किए ना, ये ना करें हम। ये जो हाइलाइटेड एडजस्टमेंट्स हैं ये यहां ना करें। तो यदि ये एडजस्टमेंट्स हमने यहां नहीं किए तो इनको एडजस्टमेंट्स को शो करने का एक और तरीका हो सकता है, जस्ट कैलकुलेट कैपिटल विदाउट एनी एडजस्टमेंट। भाई उसके हिसाब से कैपिटल निकाल लो कि उसके हिसाब से कैपिटल कितना था, देन प्रॉफिट निकाल लो उसके हिसाब से कितना हो गया। फिर हम बोलेंगे कि सर ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट लॉस में जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन का लॉस जाना चाहिए, कुछ लाइबिलिटी और पे करनी है उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो सच एडजस्टमेंट्स हम यहां इस तरह से यहां पे प्लस माइनस कर देंगे। ये प्रॉफिट आएगा यहां पे आपके पास पहले विदाउट एडजस्टमेंट, और इसमें से जो जो जेब से जाने वाला है वो माइनस करो, जो जो जेब में आने वाला है प्लस कर दो। तो यहां हम आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मैं ये तरीका भी आपको इसलिए स्टेटमेंट यहां पे शो कर दिया, और दूसरा तरीका बैलेंस शीट वाला वो भी परफेक्ट है। तो जो कंफर्टेबल हो वो, पर्पस क्लियर है क्या? तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड, सिंपल सा एडजस्टमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन आपके, और कोई कॉम्प्लिकेशन मेथड में ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन जो भी है वो सारा का सारा हमारा फोकस डबल एंट्री यानी कन्वर्जन ऑफ सिंगल ऑन पे। फर्दर वी विल टेक सम क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी बिजनेस असेट्स हैं, नो, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलरेडी बिजनेस असेट्स तो आप बेटा कुछ नहीं करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे। बस बेचे, कितने में बेचे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कुछ नहीं देखना है, सब आपकी कैपिटल में इनकॉर्पोरेट अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस असेट्स नहीं थे, इसलिए कॉर्पोरेट एडिशनल कैपिटल की तरह लाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो आज का ये इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट सिंगल एंट्री विद फर्स्ट मेथड आई थिंक परफेक्टली कंफर्ट एवरीवन। ओके, तो आगे कंटिन्यू। क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन स्टेटमेंट्स रेडी है, फिलिंग का काम। चलिए आगे चलेंगे, तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू।